This call is now being recorded. So again, very good evening to everyone. I think अब बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं क्लास में. A lot of students have joined. Some other students are coming as well. So again, a polite request, please मेरी क्लास में ऐसे टाइम पे आ जाया करो, so that we can begin the class on time, we can end on time. और आपको भी अगर कुछ काम रहता है 7:30 के बाद, तो you guys can also fulfill that. ठीक है. सो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आज की क्लास में हम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे. आज आई ट्राई कि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पार्ट कवर हो, जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वो वाला पार्ट हम कवर करें, हम एक्सेलरेशन के बारे में समझे, एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रिक्शन एज वेल. ठीक है. सो दैट इज द एम फॉर टुडेज क्लास, एंड आई ऑल्सो हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स टू मेक. पहली अनाउंसमेंट ये कि आपका फिजिक्स का पेपर 19th को है. सो आई थिंक अब मंडे और ट्यूसडे को आपकी फाइनल क्लासेस होंगी बिफोर योर फिजिक्स पेपर. सो आई एम प्लानिंग कि मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो डिस्कस करूंगी. ठीक है. सो डोंट मिस दोज क्लासेस, क्योंकि उन क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन से आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे के सारे जो चीजें समझ नहीं आती हैं, वो सब के सब क्लियर हो जाती हैं वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज देयर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है. सो आई विल रिकमेंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर. अच्छे से अटेंड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझो. वैसे ही हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में भी आए, और अगर नहीं भी आएंगे तो आपके चैप्टर्स और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट. द सेकंड अनाउंसमेंट इज दैट जो आपका 10-15 पे एक बैच होता है, आपके पास ग्रुप में आई थिंक 2 लिंक्स आ रहे होंगे. एक आपकी नॉर्मल क्लास का, एक आपके पास जो 10-15 वाला बैच है उसका भी लिंक आ रहा होगा. सो 10-15 में वन ऑफ द बैचेस इज फॉर डाउट्स. तो वो जो बैच है दैट इज नॉट ओनली फॉर जो डाउट्स आपके क्लास में आ रहे हैं या फिर वैसा कुछ. अभी फिलहाल हमने वो बैच इसलिए शुरू करा है कि अगर कोई बच्चा जेई की बहुत ऐसे जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है, एंड बोर्ड की जगह जो इसके जो फर्स्ट टर्म के पेपर्स हैं उनकी जगह अगर आपको एडवांस जेई प्रॉब्लम्स के अंदर डाउट्स आ रहे हैं, देन यू कैन अटेंड दैट क्लास. ठीक है. अगर आपकी नॉर्मल डाउट्स हैं जो आपके क्लास के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो आप क्लास में मेरे से पूछ लो, अपने टीचर से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपके ऐसे डाउट्स हैं जो एचसी वर्मा में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट है जो जेई के अंदर आने जो आपको समझ नहीं आया, देन यू कैन ज्वाइन दी डाउट क्लास विच इज एट 10-15, ताकि आप अपने डाउट्स वहां पे क्लियर करवा लो. ऑलराइट, ये क्लियर है सबको? फिर आज की क्लास शुरू की जाए. ठीक है. वेरी गुड. सो लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास देन गाइस. एज आई वाज टेलिंग यू कि आज की क्लास का हमारा एम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट करना, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में फर्दर अंडरस्टैंडिंग गेन करना. ठीक है. तो पिछली क्लास में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ लिया था, सेकंड लॉ समझ लिया था, हमने अलग अलग जो टाइप की फोर्सेस होती हैं वो भी समझ ली थी. न्यूटन का थर्ड लॉ भी जो होता है वो बेसिक सब बच्चों को आता होता है. सो व्हाट डज न्यूटन्स थर्ड लॉ टेल अस गाइस? न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? What does Newton's third law tell us? सबसे इजी लॉ है ये हमारा. What does Newton's third law tell us, guys? न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि every action has an equal and opposite reaction. Very good. सब बच्चों को ऐसे ये वाला लॉ रटा हुआ रहता है. ठीक है. Every action has an equal and opposite reaction. ये बताता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ हमको. इसका मतलब है, सपोज वी आर हैविंग फाल्गुनी एंड फाल्गुनी इज ट्राइंग टू पुश दिस ब्लॉक. तो फाल्गुनी इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रही है. तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये बता रहा है कि अगर फाल्गुनी इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है एफ, सो दिस ब्लॉक इज ऑल्सो अप्लाइंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन फाल्गुनी, एफ के इक्वल जो है. ठीक है. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी रहती हैं, इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं. तो इससे जो प्रॉपर्टीज मेजरली आती हैं वो ये आती हैं कि अब आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं दुनिया के अंदर, ऑल द फोर्सेस विल अकर इन पेयर्स. ठीक है. एडिशनली जो आपके एक्शन रिएक्शन पेयर की फोर्सेस होती हैं, दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर. एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्शन पहले आता है रिएक्शन बाद में आता है. बोथ ऑफ दीज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी. सेम टाइम पे एक्ट करना शुरू करते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्शन पहले आ गया तो रिएक्शन बाद में आया. एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, दे विल ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये कभी भी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, देन आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ए जिसपे बी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ फोर्स लगा रहा है, विच आई एम रिप्रेजेंटिंग यूजिंग एफ ए बी, सो दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फोर्स
which A is applying on block B. ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट माय थर्ड लॉ ऑफ मोशन टेल्स मी. वेरी गुड आरुषि, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, सो जो फोर्स बी ब्लॉक लगा रहा है ए पे, दैट विल बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट इन नेचर टू द फोर्स विच ए ब्लॉक इज अप्लाइंग ऑन बी. अब यहां से इस लॉ से मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है हमको? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है? ऑलराइट, सपोज आपके पास ये कोई बॉल है, इसका मास है m1 एंड इनिशियली इट इज मूविंग एट स्पीड u1 एंड यू आर हैविंग अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2 एंड इनिशियली उसकी स्पीड है u2. फिर फाइनली आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी जो बॉल है m1 उसकी स्पीड है v1 एंड जो बॉल है आपकी m2 उसकी स्पीड है v2. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है वो हमें बताता है कि जो भी इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. मतलब जो मोमेंटम रहता है सिस्टम का, दैट विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड. तो इवन दो द वेलोसिटीज माइट चेंज बट द मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड. तो इसका मतलब क्या है कि m1 u1 plus m2 u2, this is my initial momentum, this will always be equal to m1 v1 plus m2 v2. All right, is this okay guys कि yes मैम यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, तो अब इससे फटाफट एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत इजी इजी क्वेश्चन है तो फटाफट सॉल्व करवाऊंगी ताकि आगे जाकर फिर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. All right, so the question is कि there are cars with masses 4 kg and 10 kg respectively that are at rest. तो you are having a 4 kg car, 4 kg की कोई कार होती नहीं बट ठीक है टॉय कार समझ लो, and you are having a 10 kg car. So both of them are at rest initially. Then it is said कि अभी भी आपके पास ये 4 kg की कार है और ये 10 kg की कार है. When it is said कि the car having mass 10 kg moves towards east with a velocity of 5 meter per second. तो ये जो 10 किलो वाली कार है, it starts moving towards east with a velocity of 5 meter per second. You have to tell me कि इस वाली गाड़ी की velocity क्या होगी. So let me assume that this car is having this velocity v. तो initial momentum कितना हो जाएगा इस केस में? Can you guys tell me what will be the initial momentum in this case? Initial momentum क्या हो जाएगा इस केस में बच्चों? हिंट भी लिख दिया देखो मैंने ब्लू पेन से ऊपर. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? वेरी गुड, कनिका बोल रही है 0. बाकी बच्चे भी क्या बोल रहे हैं? रेशम इज ऑल्सो सेइंग 0. गुड जॉब. दोनों वेलोसिटीज ही मेरी जब है ही नहीं, वेलोसिटी दोनों की 0 है तो u1 और u2 दोनों ही 0 हो गए, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया. अब अगर मैं फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करूं, मास इंटू वेलोसिटी मतलब 4v प्लस मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 5 50. फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा. All right, very good, Kanika. You are absolutely right. Now, applying conservation of momentum, I can say that Pi must be equal to Pf. इसका क्या मतलब है कि Pf की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 4v plus 50 और ये होना चाहिए equal to 0. This tells me that 4v must be equal to 50 minus 50 and v must be equal to minus 50 upon 4 मतलब minus 12.5. राइट तो अब इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो गाड़ी है ना, इसकी वेलोसिटी तो 12.5 है बट ये इस गाड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दिस कार इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द वेलोसिटी विल बी 12.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट. इस तरीके से आपका आंसर आ गया. इज दिस ओके गाइस? ये ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. ठीक है, यस ठीक है, वेरी गुड. लेट अस मूव ऑन, लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. ये आपका बुलेट वाला जो टिपिकल एग्जांपल रहता है वो है. नाउ यू आर हैविंग अ बुलेट जिसका मास है 5 ग्राम. तो बुलेट का मास जो है m1 दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम्स, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 किलोग्राम्स. राइट, अब बोल रहे हैं कि इसको पिस्टल से फायर किया है और पिस्टल का मास इज 1.5, मतलब पिस्टल का मास इज 1.5 किलोग्राम्स.
तो अब ये चीज भी समझो कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी फिर से जीरो ही होंगी, दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं। गिवन क्या है आपको कि जो ये आपकी पिस्टल है इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है दिस इज गिवन टू यू एज 1.5 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू डिटरमिन दी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो बहुत सिंपली कर लोगे, ये भी जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम ही तो है। हमेशा ना इस तरीके से डेटा लिख लिया करो, फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो अब आपको पता है कि मैम फिर से पी आई इज इक्वल टू पी एफ लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, राइट। अब ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया क्योंकि u1 और u2 जीरो है। तो आपके पास आ क्या गया, m1v1 मतलब 5 इंटू 10⁻³ इंटू v1 प्लस 1.5 इंटू 1.5, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो v1 will be equal to negative of 1.5 into 1.5 divided by 5 into 10⁻³ minus 3। अब ये सिंपल मैथ्स है, इसको खाली सॉल्व करना है। अगर 5 से मैं इसको कट करती हूँ मेरे पास आएगा 0.3। सो आई विल ऑब्टेन समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव ऑफ 1.5 इंटू 0.3 माने 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो जो वेलोसिटी है मेरे पास वो आ गई मेरे पास नेगेटिव ऑफ 450 मीटर पर सेकेंड, राइट। 450 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपकी रिकॉइल वेलोसिटी है ये वाली वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो तो आपको पता है कि ऐसा ही होता है। ये आपका पीछे की साइड लगती है, बुलेट आपकी आगे जाती है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 450 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन भी क्लियर है सबको? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। Then let us come to the next topic which we have to understand, that is equilibrium. I don't want to spend a lot of time on conservation of momentum because that is something जो आप already अपना 9th में पढ़ चुके हो और बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल उससे नहीं पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई पेपर में, ठीक है। बट हाँ, ये इक्विलिब्रियम से, फ्रिक्शन से, एक्सेलरेशन वगैरह के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो कैन यू गाइस टेल मी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो सपोज मेरे पास ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, वेरी गुड, स्टेट ऑफ बैलेंस, वेरी गुड, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2 F3 F4। मैं बोलूंगी ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है जब नेट फोर्स जो है यहाँ पर वो जीरो है, ठीक है। इफ द नेट फोर्स ऑन एनी पॉइंट और ऑन एनी बॉडी इज जीरो तब हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम की एक और चीज होती है कि इक्विलिब्रियम में देयर इज नो मोशन, ठीक है। नो मोशन मतलब नो एक्सेलरेशन भी आपकी जीरो रहती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी आपको मिलते हैं उसमें आपकी बॉडी रेस्ट पे ही चल रही होती है, ठीक है, नॉन जीरो नहीं रहती, एक्सेलरेशन जीरो रहती है। ऑलराइट, तो अगर आपको कोई भी मैं एग्जांपल दूं, कोई भी एग्जांपल ऐसा हो जिसमें लिखा हो कि इक्विलिब्रियम में है ये, तो मान लेना कि जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया तो बताओ, फिर आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत ब्रीफली समझ में आया मामला कि हाँ मैम इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो करनी है। अच्छा, एक बार रिपीट कर देती हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपकी जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है। तो जितनी भी फोर्सेस उस पॉइंट पे लग रही हैं या जितनी भी फोर्सेस मासेस पे लग रही हैं सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप उसको बैलेंस आउट कर दो, सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कैंसिल कर दो, वर्टिकल फोर्सेस को कैंसिल कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन का। इज इट ओके रेशा? एक बार एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो अब चलो इस एग्जांपल पे आते हैं। यू हैव टू डिटरमिन द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ ये 40 केजी ब्लॉक पे क्या क्या ड्रॉ करूं? पिछले पेपर में, सब पिछले वाली क्लास में सब कुछ पढ़ा ही हमने, तो फटाफट सब लोग मुझे आंसर दे दो कि ये 40 केजी वाले ब्लॉक पे क्या क्या चीजें ड्रॉ करूं। वेरी गुड, mg आ गया, ये मेरा mg आ गया। mg की वैल्यू कितनी रहेगी? mg की क्या वैल्यू रहेगी?
जी की वैल्यू 10 लेनी है। मैं अपने हर एग्जांपल में जी की वैल्यू 10 लूंगी, आप अपने स्कूल के पेपर्स में 9.8 लेना बेटर रहेगा अभी, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस टू यू, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग 10। ऑलराइट, तो मेरे पास 400 आ गई, 400 न्यूटन्स। अब सब बच्चों ने एकदम सही बोला कि मैम यहाँ पे टेंशन भी तो एक्ट करेगी, तो ये लो मैंने टेंशन भी बना दी। बट मुझे निकालनी है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मेरे पास ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि सपोज ये वाले पॉइंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट में देयर इज एक स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है नीचे की डायरेक्शन में, एक स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, और एक स्ट्रिंग 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। राइट, तो अब तीनों के अंदर अलग अलग टेंशन आएगी। यहां पर जो टेंशन आएगी इस पॉइंट पे इस स्ट्रिंग की वजह से, वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये हो गई मेरी टी, ठीक है। यहां पर इस वाली साइड पे जो आएगी अगेन पुलिंग फोर्स है, इस डायरेक्शन में आएगी। ये हो गई सपोज मेरी T1। इस वाले थ्रेड में एक अलग टेंशन आएगी। यहां पर जो मेरी टेंशन हो गई, रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखो, ये रेड येलो ग्रीन तीनों अच्छे कलर बन चुके हैं। ये हो गया मेरा T2। सबसे पहले बताओ इस चीज से अग्री कर रहे हो कि हाँ मैम ये होगा? आर यू गाइज अग्रीइंग विद दिस? किसी को कोई डाउट इस चीज के अंदर अभी तक? नहीं है डाउट? अब सिंपल सी आपको ये चीज दिख रही है कि ये जो T2 है ये इन दोनों की डायरेक्शन में नहीं है, तो T2 के मैं कंपोनेंट्स कर लेती हूँ। समझ नहीं आया बच्चा? यहाँ पे हमारे पास तीन स्ट्रिंग्स हैं, तीन थ्रेड के पीसेस हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जहां पर भी स्ट्रिंग होता है, थ्रेड होता है, रोप होता है, कुछ भी होता है, वहां पे टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, एंड टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तो ये मास के ऊपर तो मैंने टेंशन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर भी तो तीनों स्ट्रिंग कुछ लगा रहे हैं टेंशन, तीनों स्ट्रिंग की वजह से कुछ टेंशन आ रही है, तो बस वो मैंने T1 और T2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी है। ठीक है प्रियंका, आरुषि, इज इट ओके नाउ गाइस? समझ में आया? यस, ऑल राइट, वेरी गुड। सो नाउ आई हैव टू डू दी कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट मेरा इधर आएगा इस वाले एक्सिस पे। ये कंपोनेंट है, देखो 37 डिग्री यहीं पे क्लोज हो रहा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 37। और cos 37 की क्या वैल्यू रहती है? cos 37 इज 4/5, sin 37 इज 3/5। इसका मतलब है ये आ गया मेरे पास 4/5 ऑफ T2। राइट बच्चा, देखो आपकी ना दो टाइप की क्लासेस चल रही हैं। एक तो ये आपकी जिसमें थियोरी हो रही है, तो थियोरी की क्लास तो एक ही लोगे। एक आपकी डाउट सॉल्विंग वाली आपकी क्लास और चल रही है। दैट डाउट सॉल्विंग क्लास इज फॉर एडवांस डाउट्स। जो बच्चे जेई वगैरह की अभी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, जिनको एडवांस प्रॉब्लम्स में सीखने हैं, एचसी वर्मा की प्रॉब्लम में डाउट है, किसी और प्रॉब्लम में डाउट है, सो दैट क्लास इज मेजरली फॉर दो स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों को क्लास के रिलेटेड डाउट्स हैं वो इसी में मेरे से पूछ ले, बेटर रहेगा। वो वाली क्लास आप तब लो जब आपको एडवांस डाउट्स है जेई या फिर नीट वगैरह के लेवल की। ऑलराइट, नाउ ऑन द वाई एक्सिस इसकी अगर मैं कंपोनेंट करती हूँ तो ये हो जाएगा T2 sin 37। मतलब दिस विल बी इक्वल टू 3/5 ऑफ T2। अब ये क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम सिंपल कंपोनेंट्स ही तो करे हैं? दिस इज ओके गाइस, सिंपल कंपोनेंट्स ही करे हैं मैंने। यस yes. अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। अगर ये मास मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी। मतलब आपके पास पहले स्ट्रिंग में टेंशन आ गई, T इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो एक काम आपका डन हो गया। अब यहां पर आओ, अगर आप वर्टिकल एक्स वाई एक्सिस में देख रहे हो तो वाई एक्सिस में खाली दो फोर्सेस हैं। एक है आपकी 3/5 ऑफ T2, और दूसरी फोर्स जो लग रही है वो लग रही है आपकी T। तो अगर ये मेरा बैलेंस्ड है, इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल होनी चाहिए, विच मीन्स 3/5 ऑफ T2 मस्ट बी इक्वल टू T। तो मेरे पास T2 की भी वैल्यू आ गई। T2 इज इक्वल टू वॉट? 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी आप लिख सकते हो। ये क्लियर है कि हाँ मैम T2 की भी वैल्यू आ गई? आ गई T2 की वैल्यू? इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? यस।
अब इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, यहाँ पे आपके पास T1 है, इस साइड पे आपके पास है ये T2 cos 37, मतलब 4/5 of T2. So now I can simply write this again, that T1 will be equal to 4/5 of T2. T2 की वैल्यू आपको यहाँ से पता ही है, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 ऑफ 400. मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, ऐसे मन नहीं है, इसको सीख लो बस कैसे करना है, आपने पेपर में सॉल्व कर लेना. 4/3 इंटू 400 न्यूटन, ये आपके पास T1 की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये चीज क्लियर है कि हाँ मैम तीनों टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट? यही तो करना था क्वेश्चन में, तीनों टेंशन की तो वैल्यू निकालनी थी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना था, तीनों टेंशन की वैल्यू निकालनी थी. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स यू टू डू, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग. ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, कि सारी जो आपकी फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो गई, आपका सिस्टम कहीं पे चल नहीं रहा. अगर आपका सिस्टम चलता है, अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, उसके भी केसेस आपने कवर करे हैं, उसमें आप एक्सेलरेशन बनाते हो नीचे की डायरेक्शन में, बनाते हो कि नहीं बनाते? बनाते हो ना एक्सेलरेशन. ठीक है, तो वो सिस्टम हम अलग तरीके से डील करेंगे, अभी ये वाले इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम्स थोड़े से समझो. चलो, लेट अस मूव ऑन. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ m इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तभी मैंने ना आप लोगों को वेक्टर और न्यूटन, जो वेक्टर वाला पार्ट है और जो पिछली क्लास में सारा mg वगैरह वाला पार्ट है, वो इतने अच्छे से करवाया था, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओ. सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर इस वाले केस में लगेगा mg, और यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 200 न्यूटन. ये अग्रीड है सबको कि हाँ मैम दोनों दोनों में वेट तो लगेगा ही, तो ऑब्वियस है. ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगा, ये आपकी टेंशन आ गई, इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन आ गई T. ये भी ठीक है. यस मैम. ये वाले एग्जांपल में आपका नॉर्मल भी लगेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में. अब हमें मेजर काम क्या करना है कि इसके जो 200 न्यूटन वाली है ना, इसके हमें कंपोनेंट बनाने हैं इस एक्सेस के अलोंग. तो ये चीज पल्ले काट बांध लो कि ये वाला जो आपका एंगल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 37 डिग्री. जो भी आपका वेज का एंगल है, ये एंगल उसी के इक्वल रहता है. इसका प्रूफ भी होता है, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा प्रूफ, कि अगर आपके पास ऐसे कोई भी मास है सपोज, अब आप आपका mg इस डायरेक्शन में ऐसे बन रहा है, ठीक है, आप जो एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हो वो है एंगल ये वाला, ये वाला एंगल. तो ये एंगल आपका थीटा है. इस चीज से अग्री करोगे कि हाँ मैम ये एंगल थीटा ही हमें वेज का एंगल गिवन होता है. उस हिसाब से ये क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये वाला जो आपका एंगल रहेगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. एंड सिंस दिस इज 90 डिग्री, सो नाउ यू कैन अगेन सी, ये जो पूरी की पूरी चीज है, दिस इज 90 डिग्री, सो यू कैन अगेन सी दैट दिस एंटायर एंगल विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये वाला जो चीज है दिस इज 90 डिग्री, सो यू कैन सी दैट दिस एंगल विल नाउ बी इक्वल टू थीटा. तो वहां से मैंने ये लिख दिया कि 37 डिग्री के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो इसके कंपोनेंट कर सकती हूँ, ये मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया इस क्लास में, ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए. इसके मैं कंपोनेंट कर सकती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200 cos 37 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200 sin 37 डिग्री. ये चीज क्लियर हुई. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 200 इंटू साइन 37 कितना होता है, 3/5. तो ये 120 न्यूटन. इतना समझ में आया सब बच्चों को? रेशम यस बोल रही है, बाकी बच्चे बताओ इतना समझ में आया? सिंपल mg के कंपोनेंट्स करे हैं बस मैंने, और कुछ भी नहीं किया है अभी तक तो. ठीक है, जैसा पिछली क्लास में बताया था सेम वही सब चीजें कर रही हूँ, बस एक नया शब्द इक्विलिब्रियम का ऐड हुआ है और कुछ ऐड नहीं किया. एक बार रिपीट कर देती हूँ, खाली मैंने यहाँ पर mg और टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन, ये तीन फोर्सेस हैं जो इस पूरे सिस्टम में एक्ट कर रही हैं. सो ऑल आई हैव डन हियर इज कि mg के कंपोनेंट कर दिए अलोंग द एक्सिस, जो आपका ये नॉर्मल और टेंशन वगैरह के एक्सिस में है वो.
ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल वाली साइड पे आपका जो कंपोनेंट आ गया वो है आपका 200 cos 37, और यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट आ गया दैट इज 200 sin 37. ऑलराइट रेशम, सिंपल कंपोनेंट करें बच्चा. यस, नाउ यू कैन सी दैट दिस एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो टेंशन है और ये वाली जो फोर्स है दे मस्ट बी इक्वल, तभी तो ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा. मतलब 200 मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी, टेंशन मस्ट बी इक्वल टू 200 sin 37. तो यहां से मेरे पास टेंशन की वैल्यू 120 न्यूटन आ गई. सबसे पहले ये बताओ कि आ गई नहीं आई. हाँ मैम, टेंशन की वैल्यू 120 न्यूटन आ गई. यहां तक क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम टेंशन की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन. एक सेकंड बच्चा, अगला क्वेश्चन है तो ये वाली जो टेंशन है इसकी वैल्यू भी 120 न्यूटन आ गई. हमें ये वाली साइड से ये भी पता है. नहीं, ये आपको बताती हूँ कि साइन 37 और 53 डिग्रीज में वैल्यू कैसे याद रख सकते हो. अब यहाँ पर देखो एम जी विल बी इक्वल टू टेंशन, मतलब एम जी की आपके पास क्या वैल्यू आ गई 120 न्यूटन. तो अगर मैं जी की वैल्यू 10 ले लूं तो मास की वैल्यू 12 केजी आ जाएगी. बस यही आंसर है, यही निकालना था. ठीक है, इतना क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया. फिर मैं एक बार अनन्या के क्वेश्चन में हेल्प करूंगी. यस, टेंशन विल बी द सेम. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि अगर आपका ये स्ट्रिंग जो है वो सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगी. राइट? ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है. कनिका सेज ओके, आरुषि सेज ओके, बाकी बच्चे बताओ. यस. All right. Now, before this question, let me tell you about a very important triangle. This is that very important triangle. इसको draw भी कर लो सब बच्चे please. ये ट्रायंगल अगर आपको याद रहेगा, ये ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लोगे तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा. इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो साइन 37 आपका कितना हो गया. साइन 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5. साइन 53 कितना हो गया. साइन 53 हो गया अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5. कॉस 37 कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5. कॉस 53 कितना हो गया. कॉस 53 कितना हो गया 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये वाला ट्राइंगल अगर याद रहेगा तो आप टैन भी निकाल लोगे, कॉस निकाल लोगे, सीकेंट को सीकेंट, कॉट, जो भी एंगल निकालना है सारे निकाल लोगे. ऑलराइट, ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर दिस ट्रायंगल. ठीक है, जो बच्चा पूछ रहा था कि साइन 37 वैल्यू दी होगी नहीं होगी, तो आप ये चीज याद रखो, आपको सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी क्योंकि काफी पेपर्स में वैल्यू नहीं दी होती. ऑलराइट, इज दैट ओके गाइस? ठीक है, तो चलो इसको बने रहने देती हूँ, आप लोग अपने आप इसको देख लेना. नाउ लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सबसे पहले एमजी आ जाएगा. अच्छा, ये तो मैंने एमजी गलत ड्रॉ कर दिया. सी, टीचर से भी मिस्टेक्स होती हैं, बस हमें ऐसे पता चल जाता है इंस्टेंटेनियसली. तो आपका नीचे के डायरेक्शन में कैपिटल एम जी आ गया. यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में आपका 200 न्यूटन लिख रही हूँ क्योंकि वेट आपका 200 न्यूटन के इक्वल है. ठीक है, टेंशन आपका इधर ऐसे आएगा, इधर आपका टेंशन ऐसे आएगा. ये दोनों में आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एक्ट करता है, बट ठीक है, उसका कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बट ठीक है एक्ट करता है. अब हमें करना क्या है कि इसको दोनों को रिजॉल्व कर देना है ना. दोनों को रिजॉल्व करना है, यही काम है हमारा. सो इफ आई ट्राई टू डू दिस, ये वाला जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू 37 डिग्री एंड दिस एंगल राइट हियर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 53 डिग्री. राइट, ये 53 डिग्री आएगा, ये 37 डिग्री आएगा. सो इफ आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस, यहां पर मेरा जो ये वाला कंपोनेंट है ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखो 20 के पास, this component will be equal to 200 cos 37 and this component right here,
this component will be equal to 200 sine 37. Similarly, if I take the components here as well, then this component will be equal to mg sine 53. And ये नीचे वाला component will be equal to mg cos 53. सबसे पहले बताओ ये सारी चीज क्लियर है कि हाँ मैम नॉर्मल आ गई, टेंशन आ गई, एमजी के हमने कंपोनेंट कर दिए. अभी मैंने कुछ इक्विलिब्रियम की बात नहीं करी है, मैंने खाली फोर्सेस ड्रॉ करी हैं, सारी जो हम पिछली क्लास में करते आए हैं वही किया है. अब मैं आ रही हूँ इक्विलिब्रियम पे. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सारी फोर्सेस को बैलेंस करना है. हमें ये मास की वैल्यू निकालनी है. तो अगर मुझे ये मास की वैल्यू चाहिए, मुझे टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए. टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देती हूँ. तो इस साइड पे मैं सिंपली वही सेम चीज करती हूँ कि टेंशन विल बी इक्वल टू 200 साइन 37. मतलब 200 साइन 37 की वैल्यू 3/5. ये हो जाएगा आपका 40. टेंशन आपकी 120 न्यूटन आ गई, पिछले एग्जांपल में भी इतनी आई थी. तो यहाँ पर भी आपकी जो टेंशन की वैल्यू है वो 120 न्यूटन है. इसका मतलब है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये भी बैलेंस्ड है अगर, देन mg साइन 53 मस्ट बी इक्वल टू 120. अब m की वैल्यू निकल जाएगी. m विल बी इक्वल टू 120. साइन 53 का उल्टा हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/10. तो यहाँ पे आ गया 2 8. ये कट कुट के आपके पास 15 kg आंसर है. सो दैट इज इट. यहाँ पे आपका आंसर आ गया मास का. यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मास एज 15 kg. इज दिस ओके गाइस? ये क्लियर है सबको कि हाँ मैम मास की वैल्यू आ गई 15 kg? अब समझ में आ रहा है पिछले क्लास का क्या यूज था, क्यों बता रही थी टेंशन, नॉर्मल, वेट, ये सब इतना डीप में मैं क्यों बता रही थी आप सब बच्चों को. ये क्वेश्चन सिंपली उन कॉन्सेप्ट से मेरे सॉल्व हो गए हैं. ऑल राइट, लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन नाउ. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. अब ये सिस्टम भी आपका इक्विलिब्रियम में है, तो आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है. इस क्वेश्चन में जो आपको चीज समझनी है वो ये है कि यहाँ पर मेरी टेंशन होगी, यहाँ पर मेरी टेंशन रहेगी. क्योंकि ये सिस्टम सिमेट्रिकल है, स्ट्रिंग सेम है, सब कुछ सही है, तो ये वाली भी जो टेंशन रहती है ये सेम रहती है टी के बराबर. ठीक है, अब आपकी सारी की सारी टेंशन आ गई हर जगह पे. यहाँ पे नीचे की साइड पे आपका कैपिटल एम जी, यहाँ पे आपका एम जी लग रहा है, और यहाँ पे आपका मास क्योंकि गिवन है तो √2 mg लगेगा. क्यों? क्योंकि ये सिस्टम आपका सिमेट्रिक है. ठीक है, अगर मैं आपके दो सिस्टम ऐसे लूं, ये आपका 20 kg है, ये आपका 10 kg है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है. ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग अब यहाँ पे लग रहा है 5 kg से. तो इस सिस्टम में तो कोई सिमेट्री नहीं हुई ना. तो ये जो दोनों स्ट्रिंग है इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अलग लगेगी. तो यहाँ पे मैं बोलूंगी T2 यहाँ पे मैं बोलूंगी T1 बट दिस सिस्टम इज एंटायरली सिमेट्रिकल. अगर मैं यहाँ पर मास 2m कर देती तो ये चीज वैलिड नहीं होती. दिस इज ओनली वैलिड की टेंशन इसलिए सेम है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिमेट्रिकल है. ऑल राइट, नहीं √2 पे नॉर्मल नहीं लगेगा. नॉर्मल यहाँ पे किसी में भी नहीं लगेगा, कोई चीज कॉन्टैक्ट में थोड़ी है. ठीक है, तो ये सारी फोर्सेस इस सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं. इतना बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है सबको? तो सबसे पहले मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि टेंशन विल बी इक्वल टू mg. मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? रोताश इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल. एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस रोताश, प्लीज एक बार अपना रिफ्रेश करो बच्चा. एक बार आप रिफ्रेश करके रीजॉइन करो, तो कोई मैं आपका फिर से रिपीट कर दूंगी चाहे, बट प्लीज ट्राई टू रीजॉइन वंस. नाउ इफ आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ये √2m वाला मास, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी चल रही है. ये दोनों है विच आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और नीचे की साइड पे √2 mg है. तो इसके कंपोनेंट ले लेती हूँ फिर से टेंशन के. मेरे पास इस वाली की वजह से भी कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और ये जो दूसरा वाला है इसकी वजह से भी कंपोनेंट आएगा t cos थीटा. एक कंपोनेंट इधर आएगा t sin थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा t sin थीटा. तो ये दोनों तो कैंसल आउट ही हो जाते हैं. खैर राइट, ये दोनों तो आपके कैंसल आउट हो ही जाते हैं. ठीक है,
आप इस तरीके से भी समझ सकते हो वो सिमेट्री वाली चीज, कि अगर सपोज मैंने इनको T1 और T2 लिया होता, ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, तो सबसे पहले दोनों की वैल्यू तो इक्वल आती है mg के, और यहाँ पर भी ये कैंसल आउट होने हैं, तो T1 और T2 ऐसे इक्वल हो गए। तो मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में एक तरीके से 2t cos थीटा बच गया, दो cos थीटा के कंपोनेंट बचे ना। सो नाउ आई कैन राइट कि √2mg मस्ट बी इक्वल टू 2t cos थीटा। हाँ क्यों नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीएसई पेपर में। ये तो इजी इजी क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, ये तो जेई लेवल के हैं भी नहीं अभी। यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई पेपर में पूछे जाते हैं, सिंपल मास पुली सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब टी की वैल्यू हमने देखी थी विल बी इक्वल टू mg, दिस मीन्स कि √2mg विल बी इक्वल टू 2mg cos थीटा। तो यहां से आप देखो cos थीटा की वैल्यू मेरी आ गई 1/√2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? ये क्लियर है सबको कि कैसे आया? इज दिस ओके टू एवरीवन? ओके मैम? नो मैम? यस मैम? आरुषि सेज यस, कनिका सेज यस, रेशम आल्सो से यस। बाकी सारे बच्चे बताओ, और भी ऐसे 15 बच्चे हैं क्लास के अंदर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सिस्टम में आपका खाली टेंशन और mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये सिस्टम सिमेट्रिक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी टेंशन इज mg, यहाँ पर भी टेंशन इज mg, तो दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आपकी सेम रहेगी। ऑल आई हैव डन इज, यहाँ से आप देख सकते हो कि टेंशन की वैल्यू mg के इक्वल आई है, तो टेंशन की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये वाला जो मास है, यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, दोनों साइड पे थीटा थीटा एंगल ये बना रही है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं, तो मेरे पास कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, t sin थीटा, t sin थीटा। साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, ऊपर के डायरेक्शन में मेरे पास 2t cos थीटा बचा। So after equating this with the weight, that is √2mg, I will obtain my answer and I will be able to determine the value of tension T. All right, is it okay guys? ये clear है अब? रोताश, is it clear बच्चा? Yes? Should I move forward? Another very important concept we have to understand. So this is the concept of force. अब ये आपका कब आता है? When system is not in equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हमने काफी देख लिए। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, सपोज कुछ ऐसा सिस्टम है ब्लॉक का, इस पे ऐसे फोर्स लग रही है, तो अब आपको बोलना है कि इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, क्योंकि एन और एमजी तो चलो फिर भी कैंसिल आउट कर देंगे, ये फोर्स तो अभी भी लग रही है, तो आपकी इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, सिमिलरली अब सपोज आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये आपकी जमीन है, यहाँ पर एक पुली लगी है, यहाँ पर एक ऐसे ट्रॉली है, इस पे ऐसे थ्रेड लगा है, और ये नीचे की डायरेक्शन में मास लगा है। अब सपोज ये भी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये जो मास है ये नीचे आएगा, ये वाला जो मास है ये आगे जाएगा। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, वैसे ही अगर आप वेज वाला सिस्टम देखते हो, तो ये भी आइडियली इक्विलिब्रियम में तो होता ही नहीं ना। अगर आपने कोई ब्लॉक ऐसे वेज पे रख दिया, तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इस केस में भी आप नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनाते हो। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में भी आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, जहां पे भी मूवमेंट हो रहा है, आप उस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन ड्रॉ करते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? यस, ऐसे मजा आ रहा है। आज की क्लास थोड़ी सी हायर लेवल की हो गई है, पिछली क्लास काफी इजी हो गई थी बच्चों के लिए। आज की क्लास में थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल हो गए हैं। और रोताश इज एक्साइटेड, ही इज सेइंग यस। यस मैम, बहुत। देखो, ये टाइप के सवाल में अगर आपको मजा आने लग गया ना, तो आप समझ दो कि मैकेनिक्स पूरी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरीके के सवाल करते करते आपके जेई के प्रॉब्लम्स कब निकलने लग जाएंगे, यू गाइस वोंट इवन रियलाइज, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन जेई के क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं होते। बस बच्चे उसको देख के डर जाते हैं। ठीक है, अच्छा वंशिका, ठीक है, आई ट्राई टू रिमेम्बर वंशिका। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे आपको नॉर्मल वेट और एक्सेलरेशन निकालना है। फटाफट करवा रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका नॉर्मल आ गया,
यहाँ पे आपका वेट आ गया, वेट की वैल्यू हो जाएगी mg 40 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पर अभी भी फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी लगेगी। सो आई कैन से दैट इस डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन लगेगी। तो वेट तो मेरा आ गया 40 न्यूटन के इक्वल। नॉर्मल n विल बी इक्वल टू mg, तभी बैलेंस होएगा मामला। सो दिस इंप्लाइज कि n की वैल्यू भी 40 न्यूटन हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन निकालनी है। हमें पता है कि फोर्स इस एक्सेलरेशन की वजह से कितनी लगेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है ये 40 न्यूटन है। तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। वेरी गुड अनन्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ये सवाल सबको? इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस? अब अगर इसी चीज में मैं फ्रिक्शन ऐड कर दूं तो क्या करोगे? इसी चीज में मैं फ्रिक्शन ऐड कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि अगर अभी भी एक्सेलरेशन लग रही है तो आप बोलोगे 40 माइनस एफ, दिस विल बी इक्वल टू एम ए। और फ्रिक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हो म्यू एन से। ठीक है, म्यू की वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं कि म्यू की वैल्यू है 0.2, ठीक है, तो आप ये म्यू एन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो और आप तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने कवर नहीं करवाया है जबकि, पर मैं फिर भी बता रही हूँ कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी कितना इजीली आप इससे समझ सकते हो। समझ में आया बेसिक? अगर फ्रिक्शन हुआ तब भी कर लोगे। अब तो फ्रिक्शन में खाली एक फोर्स ही तो माइनस करनी है और थोड़ी कुछ करना है। ठीक है, चलो आगे आओ इस क्वेश्चन पे। अब मैं फोर्स एक एंगल पे अप्लाई कर रही हूँ, अब समझते हैं क्या होगा। तो अगेन नॉर्मल आपका ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अनन्या ने इसे आंसर दे दिया है। अच्छा, अनन्या ने वो पिछले वाले की एक्सेलरेशन निकाल दी फ्रिक्शन के साथ। वेरी गुड अनन्या, गुड जॉब बच्चा। आई डोंट नो इफ इट इज राइट और नॉट, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड दैट, वो मैंने ऐसे ही दे दिया था कि आप लोगों को समझ में आए, बट वेरी गुड। ये आपका 40 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो फोर्स है उसके मुझे कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट क्या आ जाएंगे? इस डायरेक्शन में आ जाएगा 40 cos 37, और ये ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा 40 sin 37। तो 40 cos 37 कितना हो गया आपका? 40 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 कितना था? 4/5। मतलब 5 से ये गया 8, 32 न्यूटन। ऑल राइट, और 40 sin 37 आपके कितना हो गया? 40 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो ये हो गया आपका, अगेन 8 से कटा मेरा 24 न्यूटन। राइट, तो अब यहाँ पर भी मैं इनकी वैल्यूज डाल सकती हूँ कि मैम ये 40 cos 37 वाला आ गया 32 न्यूटन और ये आ गया 24 न्यूटन। ठीक है, इतना क्लियर है? सिंपल सिंपल कंपोनेंट करें, कुछ भी नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ ताकि सारे स्टेप समझ में आए। देख लो, कुछ स्टेप नहीं है, 2 स्टेप का आंसर है। ये क्लियर है? अब वेट तो आपको पता है कि वेट विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। नॉर्मल निकालने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे जब आप अब इसको बैलेंस करते हो वाई डायरेक्शन के अंदर, तो आप लिखोगे कि n प्लस 24 न्यूटन विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। चलो n हटा देते हैं, यहाँ से कंफ्यूजन होगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर और 16 न्यूटन रह गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू आपके पास आ गई 16 न्यूटन के इक्वल। अब अगर हम एक्स एक्सिस में बात करें तो अगेन एक्सेलरेशन आ जाएगी इस साइड पे। सो नाउ योर मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 32 न्यूटन। तो अगेन एक्सेलरेशन विल बी 32 अपॉन मास, मास इज 4, एक्सेलरेशन आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन दे सकती हूँ मैं। ठीक है, फ्रिक्शन दिया तब भी सेम क्वेश्चन है, माइनस एफ कर देना। फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स ही है, उसमें समझना थोड़ी है कुछ, है ना? इज दिस ओके गाइस? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक्सेलरेशन आ गई, वेट आ गया, नॉर्मल आ गया, सब कुछ आ गया। यस, ऑल राइट। नाउ यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम कि आपके ये दोनों के दोनों थ्रेड से अटैच्ड है। तो आपको नॉर्मल, वेट, एक्सेलरेशन, टेंशन ये निकालनी है। इस क्वेश्चन के लिए एक ये चीज समझो कि ये वाला जो पूरा है 2 ब्लॉक का सिस्टम,
इसको मैं कुछ इस तरीके से देख सकती हूँ कि मेरे पास एक सिंगल ब्लॉक है जिसका वेट है 6 kg, जिस पर ये 60 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन निकाल लूंगी तो मेरे पास बाकी दोनों ब्लॉक्स की भी एक्सेलरेशन आ जाएगी, वो तो सेम एक्सेलरेशन से ही चलेंगे, है ना। तो इसकी एक्सेलरेशन तो मेरे पास सिंपली आ जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी 60/6, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई ट्रस्ट यू गाइज इनफ कि वेट और नॉर्मल अब आप अपने आप निकाल लोगे, वेट और नॉर्मल में मैं हेल्प नहीं कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज, इतना मुझे भरोसा हो गया आप लोगों की कैपेबिलिटीज पे कि आप वेट और नॉर्मल खुद निकाल सकते हो। यहाँ पे अबाउट टेंशन के कॉन्सेप्ट में, टेंशन के लिए अब हम इसको फिर से अलग करके एवेल्युएट करना पड़ेगा क्योंकि थ्रेड तो दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो अब ये देखो कि दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। इसमें टेंशन ऐसे लग रही है, इसमें टेंशन ऐसे लग रही है। ये वाला सिस्टम अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसका मतलब है कि ये जो टेंशन फोर्स है यही इसकी एक्सेलरेशन में हेल्प कर रही है। दिस मीन्स कि मास इनटू एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन कितनी आ गई, 4 इंटू एक्सेलरेशन 40 न्यूटन। तो यहां से मैंने टेंशन भी निकाल ली। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि कैसे आई। ये स्टेप फिर से बताती हूँ। अगर मैं इस वाले मास की बात कर रही हूँ 4 kg वाले की, तो यहाँ पर पहले वाले में ऐसे ही तो कर रहे थे, ये जो ब्लॉक था ये अगर 40 न्यूटन से चल रहा है और यहाँ पर एक्सेलरेशन हम बना रहे हैं तो एम ए इज इक्वल टू 40 तो करते थे। तो यहाँ पर भी तो यही किया है मैंने, एम ए इज इक्वल टू टी, है ना। यहाँ पर जो फोर्स है वो टेंशन के फॉर्म में आ रही है, तो सिंपली मैंने एम ए इज इक्वल टू टी किया और मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे पता थी। ऑलराइट, ठीक है अनन्या, क्लियर है। ये आपका सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है शायद, या फिर किसी बुक के अंदर था, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें शायद कुछ 60 की जगह 600 लिख रखा था। ऐसा एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू दिस सॉर्ट ऑफ एन इक्वेशन। ये आपके वेज वाले जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर आल्सो क्वाइट पॉपुलर। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल, वेट और एक्सेलरेशन तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले वही करती हूँ, तीन सब कुछ ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला जो ब्लॉक है इस पे एक तो mg लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, mg माने 200 न्यूटन, 20 kg का है। एक मेरा लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, ऐसा, ठीक है। बस यही दोनों फोर्सेस लग रही हैं, और कोई फोर्स तो लग नहीं रही यहाँ पे, बस ये दोनों तो फोर्सेस हैं। अब ये चीज देखो कि अगर मैं इसके फिर से कंपोनेंट वाली बात करती हूँ तो मुझे इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तभी मैं पहचान पाऊंगी कि कैसे मोशन हो रहा है। फ्रिक्शन भी लगा सकते हो, फ्रिक्शन अभी मैं कंसिडर कर नहीं रही, फ्रिक्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस मान रही हूँ। अभी फ्रिक्शन से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। ये आपका 37 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है दिस विल बी इक्वल टू mg 200 cos 37। तो आपका, चाहिए कलर तो दिख ही नहीं रहा, ये आ जाएगा 200 cos 37। और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट विल बी 200 sin 37। राइट, अग्रीड। तो आपका 200 cos 37 का अगर आप वैल्यू निकालते हो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 200 इंटू 4/5 माने 160 न्यूटन, और 200 sin 37 आपका 120 न्यूटन आएगा। तो अब यहां से आप देख लो कि जो ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है ना, ये इस वाली फोर्स की वजह से कर रहा है, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रही है। तो अब आप सिंपली लिख सकते हो एम ए इज इक्वल टू 120 न्यूटन। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 20, मास 20 है, which implies acceleration will be 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ठीक है। और n की वैल्यू आ जाएगी ये 200 cos 37। n की वैल्यू आ गई आपके पास 160 न्यूटन, वेट आपका है 200 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ गई आपकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये चीज समझ में आई नहीं आई। फ्रिक्शन का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो फ्रिक्शन आपका आता है इस डायरेक्शन में, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में। अगर आपका ये ब्लॉक मूव करने लग जाए तो समझ लेना कि हाँ मेरा
वो आ गया है, क्या कहते हैं उसको, कौन सा होता है मूविंग मूविंग वाला फ्रिक्शन, कौन सा होता है बच्चों? एक आपका स्टैटिक हो गया, लिमिटिंग हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये ब्लॉक मूव करने लग जाए तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, अगर ये ब्लॉक मूव ना करे तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है, जो कोफिशिएंट है सपोज वो 0.2 अगर गिवन हो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है दैट विल कम आउट टू बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय n 160। तो ये मेरी आ गई 80। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की साइड लग रहा है 80 न्यूटन और आगे की साइड ये 120 न्यूटन से गिर रहा है। मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा तो एम ए की वैल्यू लेकिन बस यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इट विल बी 120 माइनस 80, मतलब 40। तो एक्सेलरेशन अब आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन का वैसे एक बहुत अच्छा तगड़ा सवाल है, बट मैंने आपको देखो कितना सिंपली सॉल्व करवा दिया। बहुत अलग अलग स्टेटमेंट आती है इसकी। सपोज अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ वेज ऑफ वेज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्रीज, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 20 kilograms, देन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विद व्हिच द ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड्स। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड करके आपको स्टेटमेंट दे देगा। और कितना इजी आंसर है। आंसर इजी है या नहीं है? फ्रिक्शन जबकि मैं भी पढ़ा नहीं पाऊंगी क्योंकि टाइम कम है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, जो ये इजी इजी क्वेश्चंस है कि फ्रिक्शन किस तरीके से इनमें लगता है। ठीक है, रोताश सेज यस, वंशिका सेज यस रादर। बाकी बच्चों को बताओ समझ में आया? यस। अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसमें बताओ कि एक्सेलरेशन और टेंशन कैसे निकलेगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाला जो मास है ये हल्का है, ये वाला मास भारी है, मतलब इस साइड पे आपका ब्लॉक गिरना चाहिए, है ना? तो आपकी एक्सेलरेशन इस साइड पे आनी चाहिए। इस मास की एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगी ए डायरेक्शन में। ठीक है, टेंशन जो लगेगी वो ऐसे लगेगी टी, यहाँ पे जो टेंशन लगेगी वो ऐसे लगेगी टी, राइट? अब ये आपका एम जी है। चलो कलर चेंज करती हूँ एक सेकेंड। एम जी की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन। यहाँ पर भी आपका एम जी लग रहा है, एम जी की वैल्यू हो गई 50। इसमें यहाँ पे 100 है ना, क्योंकि तो 100 न्यूटन। ये यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगी इस वाले ब्लॉक पे, तो नॉर्मल फोर्स मेरी ऊपर की साइड पे आ गई एन। सारी फोर्सेस मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, मुझे निकालना क्या है कि ये एक्सेलरेशन क्या होगी और टेंशन क्या होगी। तो बढ़िया तगड़ा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले वही कंपोनेंट करती हूँ। आपका जो एंगल है वो 37 डिग्री गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 100 cos 37। 100 cos 37 माने कितना हो गया? 100 into cos 37 इज 4/5, सो 20, तो 80 न्यूटन। ठीक है, और 100 sin 37 पे निकाल देती हूँ फटाफट। 100 into 3/5, मतलब 20, तो 60 न्यूटन। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका, ये हो गया आपका 80 न्यूटन। रुको, ये कलर नहीं दिखेगा आपको शायद। ये हो गया आपका 80 न्यूटन। और इस साइड पे जो आपका यहाँ पे आएगा, इस साइड पे जो बनेगा, ये हो गया आपका कितना? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच गाइस? दिस विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप। यहां तक क्लियर है? अब इसको मैं 1 नेम कर रही हूँ, इसको मैं 2 नेम कर रही हूँ। 1 वाले पार्ट से जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आपके पास आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 5a विल बी इक्वल टू टेंशन माइनस 50। ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टेंशन की वैल्यू बड़ी होगी, 50 कम है, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपकी नेट फोर्स लग रही है। 5a विल बी इक्वल टू t माइनस 50। सेकेंड केस में अब इक्वेशन देखो आपकी क्या बनेगी, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो 10a विल बी इक्वल टू, अब 10a विल बी इक्वल टू 60 माइनस t। ये दोनों इक्वेशन आई, ये समझ में आई? ठीक है, अब बस दो वेरिएबल है a और t, और दो इक्वेशन आ गई, निकाल लोगे आंसर? विल यू गाइस बी एबल टू डू दिस?
एक और क्वेश्चन करवा दूं इसके बाद, ए और टी की वैल्यू तो खुद निकाल लोगे, अभी निकल जाएंगी, दोनों को ऐड करो, एक ही वैल्यू तो आई गई। यस, समझ में आया। यहीं पे अगर फ्रिक्शन दे दूं तो, फिर भी अगर ब्लॉक नीचे गिरे तो लगा देना यहाँ पर कि माइनस फ्रिक्शन, मतलब म्यू एन। एक और फोर्स आ गई, फ्रिक्शन भी तो फोर्स ही है। अनन्या, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। पहले आप क्या करो, इसको दोनों को ऐड कर दो, तो आपका टेंशन टेंशन कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 15a विल बी इक्वल टू 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110। तो a की वैल्यू आ गई। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ a, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ t। इक्वेशन डिराइव नहीं करनी, डिवाइड क्यों करनी है, a की वैल्यू तो सीधा ही आ गई यहाँ से। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, t और t कैंसिल हो गया। डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइड तो आप कर भी नहीं पाओगे बच्चा, वो तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वैसे। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके टी की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये सवाल क्लियर है सबको? एक और सवाल करवा दूं, करवाऊं, ये भी बढ़िया सवाल है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वील कवर फॉर टुडे। ये देखो, इस सवाल में ऐसे डराने के लिए मैंने बढ़िया सी एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है इसको। ठीक है, अ लाइट स्ट्रिंग पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, यू आर हैविंग अ फ्रिक्शनलेस पुली जिसके ऊपर से एक लाइट स्ट्रिंग पास कर रहा है। To one of its ends, a mass of 6 kg is attached, and to its other end, a mass of 10 kg is attached. ये पूरे डायग्राम को इन्होंने इतनी लंबी सी स्टेटमेंट में लिख दिया, और उसको पढ़ के बच्चे डर जाते हैं, फिर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते, और सबसे इजी सवाल है ये। डिटर्मिन दी टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप खुद देखो, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, ये सिस्टम तो नीचे की साइड पे गिरेगा। 10 केजी का ब्लॉक आपका भारी है ना, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, नाउ लेट मी ट्राई टू ड्रॉ टेंशन। टेंशन ऐसे बन गई, ये आपका टी हो गया, यहाँ पर भी ये आपका टी बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, देखो इस डायरेक्शन में अब आपका mg बन गया, मतलब 6 इंटू 10 60 न्यूटन। इस डायरेक्शन में आपका 100 न्यूटन आ गया। सबसे पहले ये बताओ, ये क्लियर है कि यही सारी फोर्सेस एक्ट करेंगी? इज दिस ओके गाइस? ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? इससे बेटर ये चैप्टर एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा, देखो फ्रैंकली बता रही हूं मैं। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक की बात करूं, वो ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन ज्यादा होनी चाहिए, तो आपके पास बन जाएगा t माइनस 60 मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 6a। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, अब एक्सेलरेशन नीचे की साइड पे, तो 100 मस्ट बी अ ग्रेटर वैल्यू देन t, तो आपके पास बन जाएगा 100 माइनस t विल बी इक्वल टू 10a। अब बस वही सेम चीज रह गई कि मैम दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, ए और टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? देख लिया, दो स्टेप में आंसर आ रहे हैं मेरे सारे, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये पूरे टाइप में। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो अगेन मेरी यही रिकमेंडेशन है कि जाओ अपने सारे चैप्टर्स पढ़ो, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके, माई एक्सप्लेनेशन टेक्निक इज ऑसम, थैंक यू सो मच रेशम, थैंक यू गाइज। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आई होप दैट नाउ यू आर अ लिटिल लेस स्केयर्ड फॉर योर पेपर्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, इतनी तारीफ। थैंक यू एवरीवन।